हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो है वीडियो है, मैं यहाँ पे लेबर लॉ से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ आपके लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो जैसा कि वीडियो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इंडियन फैक्ट्री एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है। तो ऑप्शन दिया है 1 मई 1960, 1 अप्रैल 1949, 15 अगस्त 1947 एंड 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 1 अप्रैल 1949। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, तो इसके अंदर आंसर क्या हो गया? 1 अप्रैल 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपकी स्क्रीन पर। यह पूछा हुआ है, एज पर इंडियन फैक्ट्री एक्ट द पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री इज नोन एज। तो ऑप्शन दिया है एम्प्लॉय, वर्कर, ऑक्यूपायर एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑक्यूपायर। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पूछा जा रहा है सेक्शन 27 अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इज अबाउट। तो यहाँ पे सेक्शन 27 की बात की जा रही है कि सेक्शन 27 किसके बारे में डिस्कस करता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पेनाल्टी फॉर इंस्टिगेशन, ऑक्यूपायर और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा पेनाल्टी फॉर इंस्टिगेशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज पेनाल्टी फॉर इंस्टिगेशन। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। एज पर इंडियन फैक्ट्री एक्ट, एम्प्लॉयर हैज़ टू प्रोवाइड कैंटीन फैसिलिटी इफ देयर आर डैश डैश नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पर जो है तो कैंटीन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 250। ओके, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 250। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, भोपाल गैस ट्रेजिडी जो कि 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, लेड टू एन अमेंडमेंट अंडर लेजिस्लेशन। तो उसकी वजह से कौन सा लेजिस्लेशन यहाँ पे आया? ठीक है, तो इंडियन सेफ्टी एक्ट, इंडियन बॉयलर एक्ट, इंडियन वेज एक्ट, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज नन ऑफ द एबव। बेसिकली भोपाल गैस ट्रेजिडी के बाद जो है तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इफेक्ट में आया था। ठीक है, EPA 1986, ये आप याद रखिए। तो इनमें से कोई भी ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए नन ऑफ द अबव आंसर होगा। नेक्स्ट है, अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज मेंशन्ड अंडर डैश डैश सेक्शन ऑफ फैक्ट्री एक्ट। तो ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटीज़ है उसके लिए कौन सा सेक्शन है फैक्ट्री एक्ट का? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर किस सेक्शन के अंदर मेंशन किया हुआ है फैक्ट्री एक्ट के अंदर? 15, 11, 10 और 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 18। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, फॉर कंट्रावेंशन of provision of factory act the occupier shall liable for punishment up to। तो इसके लिए कितना पनिशमेंट जो है तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर मेंशन हुआ है? ठीक है, इसके बारे में बात की जा रही है। सो फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री एक्ट द ऑक्यूपायर शैल लाइबल फॉर पनिशमेंट अप टू। तो इसके अंदर 10,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसा कोई फाइन का प्रोविजन यहाँ पे इसके अंदर जो रुपीस मेंशन है वो नहीं है। सो नन ऑफ द राइट आंसर होगा इसका। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बात कर रहा है यहाँ पे, लाइसेंस फी कैन बी पेड टू गेट लाइसेंस फॉर अ फैक्ट्री मैक्सिमम अप टू। तो इसके अंदर लाइसेंस फी की बात की जा रही है यहाँ पे कि जो लाइसेंस फी हम पेड करेंगे टू गेट अ फैक्ट्री मैक्सिमम, तो उसका वैलिडिटी कितना रहेगा और या कितने साल के लिए वैलिड होगा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 5 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे यहाँ पे, द ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री इज रिक्वायर्ड टू सेंड रिटेन नोटिस
to the chief inspector of factories at least dash dash days before he begins to occupy the premises as factory। तो इस केस में जो भी फैक्ट्री का ऑक्यूपायर होगा वह चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री को नोटिस, एक रिटन नोटिस भेजेगा, ठीक है, जो कि एटलीस्ट 15 डेज बिफोर होगा, जबकि वह फैक्ट्री के अफेयर को स्टार्ट कर रहा है या फैक्ट्री के प्रीमाइसेस को कंट्रोल में ले रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एनी इंजन, मोटर और अदर अप्लायंसेस विच जनरेट्स और अदरवाइज प्रोवाइड्स पावर इज टर्म्ड एज। तो इसके अकॉर्डिंग जो है तो ऑप्शन दिया है प्राइम मूवर, मशीनरी, इक्विपमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो एज पर फैक्ट्री एक्ट एनी इंजन, मोटर और अदर अप्लायंसेस विच जनरेट्स are called what prime movers। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं यहाँ पे। एज पर सेक्शन 16 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948, याद रखिएगा सेक्शन 16 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948, द मिनिमम स्पेस टू बी एलोकेटेड टू ईच वर्कर एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री। तो कितना स्पेस जो है तो अलाउड है, इसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा that is 4.2 cubic meter। option number C is the right answer। okay, so minimum space to be allocated to each worker, तो एक वर्कर के लिए जो है 4.2 cubic meter का स्पेस अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। एन एडल्ट वर्कर इज अलाउड टू वर्क फॉर आवर्स इन अ वीक। तो इसके लिए वर्क आवर्स की बात की जा रही है यहाँ पे। एडल्ट वर्कर्स के लिए कितना वर्क आवर्स परमिसिबल है इन अ वीक। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया है 35, 48, 40, 45। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 48। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। डैश डैश इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन फैक्ट्री। देयर मस्ट बी ए premises, there must be a manufacturing process being carried on the premises, there must be a 10 or more worker where the manufacturing process is being carried on with the aid of power, there must be an electronic data processing unit are installed। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग यूनिट की ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जब भी आप फैक्ट्रीज की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उस केस में जो 3 ऑप्शंस हैं तो वो उनके अंडर में आते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स का ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशंस फैक्ट्री के लिए नहीं है। सो ये वाला जो ऑप्शन है वह करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 14 की कि सेक्शन 2M जो है फैक्ट्री एक्ट के अंदर वह किसके बारे में डिफाइन करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सेक्शन 2M, M फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो M से जो है तो सेक्शन 2 तो डेफिनीशंस आती हैं, ये सभी आपको पता होगा, और सेक्शन 2M जो है वह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सेक्शन 2M इज डिफाइंड अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे कि पूछा जा रहा है यहाँ पे क्रीच या क्रिशे जो भी बोलते हैं आप, क्रिशेस टू बी प्रोवाइडेड इफ और डैश डैश और मोर लेडी एम्प्लॉयज और इंगेज। तो कितने लेडीज पर जो है तो क्रिशे का प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15, 25, 30, 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दैट इज 30। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है maximum daily hours of a work in a day with a normal wage allowed in a factory 8, 9, 10, 11। तो maximum daily hours of a work in a day that is 9 hours। so option number B is the right answer for this question। okay, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डैश डैश अथॉरिटी इन्फोर्सेस द फैक्ट्री एक्ट 1948। तो कौन सी अथॉरिटी है जो 1948 फैक्ट्री है उसको अथॉरिटेट करती है, इन्फोर्स करती है। ऑप्शन दिया है हैवी इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट,
HRD एंड ऑप्शन सी दिया है द लेबर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज द लेबर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द लेबर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन्फोर्सेस द फैक्ट्री एक्ट 1948। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा है इंडस्ट्रियल पीस इज सिक्योर्ड थ्रू वॉलंटरी डैश डैश एंड कंपल्सरी डैश डैश। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में आपके। ये सभी क्वेश्चन जो हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जो LDC का एग्जाम है या जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करने के लिए हमें दो टूल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिसकी बात कर रहे हैं हम, वॉलंटरी निगोशिएशन एंड कंपल्सरी एडजुडिकेशन। ठीक है, तो वॉलंटरी व्हाट निगोशिएशन एंड कंपल्सरी एडजुडिकेशन। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, निगोशिएशन एंड एडजुडिकेशन। ठीक है, तो वॉलंटरी निगोशिएशन VN एंड CA। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है डैश डैश लेजिस्लेशन देयर इज अ प्रोविजन कॉल्ड प्रोटेक्टेड वर्कमैन। तो प्रोटेक्टेड वर्कमैन के लिए जो है यहाँ पे कौन से लेजिस्लेशन में यह प्रोविजन लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड वर्कमैन। ठीक है, ऑप्शन दिया है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और फैक्ट्री एक्ट 1948। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टेड वर्कमैन जो है वह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर मेंशन है। ओके, इसका प्रोविजन जो है प्रोटेक्टेड वर्कमैन का वह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है ग्रीवांस हैंडलिंग मशीनरी इज गिवन इन। तो ग्रीवांस हैंडलिंग मशीनरीज वह किस एक्ट के अंदर में दिया हुआ है यह पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडियन फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट और ऑल ऑफ द अबव। तो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वह आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर ही आएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू वर्कमैन इन केस ऑफ ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर इज अ प्रोविजन ऑफ। तो याद रखिए ये ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर। ठीक है, इस केस में ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है छटनी। ठीक है, जब भी एम्प्लॉय जैसे कंपनीज है कोई और वह कुछ एम्प्लॉयज़ को कुछ सर्टेन पीरियड के लिए अगर निकालती है तो उसको हम बोलेंगे ले ऑफ। और रिट्रेंचमेंट के अंदर क्या हो जाता है उसका जो जॉब है वह परमानेंट चला जाता है। ठीक है, ले ऑफ के अंदर जो है तो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, फिर वो जो है तो उन्हें कॉल कर लेते हैं, मतलब वो टेम्परेरी होता है। ठीक है, और रिट्रेंचमेंट के अंदर परमानेंट होता है। ठीक है, और क्लोजर ऑफ द फैक्ट्री आपको पता ही है। तो इस केस में यहाँ पे ऐसा अगर इसके लिए जो है कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने की बात होती है तो यह किस एक्ट के अंदर मेंशन हुआ है। तो यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर इसको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। डैश डैश इज अ मैकेनिज्म फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया। तो नेशनल कमीशन ऑन लेबर, वेज बोर्ड, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और स्टैंडिंग लेबर कमेटी। तो कौन सी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल किया जाता है। तो कई सारी मैकेनिज्म है जिसमें इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एक मैकेनिज्म है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा आपके एग्जाम में। डैश डैश मशीनरी हैज़ बीन मेंशन्ड इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अकाउंटेबल फॉर द स्पीडी एंड एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। एमिकेबल मतलब फ्रेंडली। ठीक है, तो ऐसी कौन सी मशीनरी है जिसके तहत क्या हो जाता है जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अकाउंटेबल हैं उनका स्पीडी और फ्रेंडली तरीके से सेटलमेंट हो जाता है इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कभी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ है तो इस केस में सबसे अच्छा तरीका होता है कॉन्सिलिएशन का। कॉन्सिलिएशन के अंदर क्या हो जाता है मतलब आपस में जो है तो आम सहमति बन जाती है
ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्सिलिएशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। पूछा जा रहा है डैश डैश मीन्स एन अंतरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और ऑफ एनी क्वेश्चन रिलेटिंग देयर टू बाई एनी लेबर कोर्ट। तो ऑप्शन दिया है बैंकिंग कंपनी, कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग, क्लोजर और अवार्ड। तो ऐसा कौन सा मीन है जिसके थ्रू अंतरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग देयर टू बाय एनी लेबर कोर्ट। तो अवार्ड का मतलब होता है ये। ठीक है, अवार्ड का मतलब क्या होता है? अंतरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट। ठीक है, तो अगर कुछ भी अंतरिम या फाइनल डिटर्मिनेशन होता है किसी भी डिस्प्यूट का, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे लेबर कोर्ट के अंदर? उसको हम अवार्ड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, वर्कमैन एंड वर्कमैन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के श्रेणी में डिस्प्यूट किसके बीच में अराइज होगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे यह जो डिस्प्यूट होगा या तो एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में हो सकता है, या वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में हो सकता है, या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। द अथॉरिटीज आर सेटअप फॉर सेटलिंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो ऐसी कौन सी अथॉरिटीज है जिसका यूज करके हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल कर पाते हैं? तो ऑप्शन दिया है लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, कॉन्सिलिएशन बोर्ड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने अभी आपको इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का एक एग्जांपल दिया था। ठीक है, इसके अलावा जो अथॉरिटीज़ हैं जैसे लेबर कोर्ट और कॉन्सिलिएशन बोर्ड भी हमारा अथॉरिटी होता है जिसके थ्रू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल किए जाते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। एन आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड बाय। तो आर्बिट्रेटर को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, यह पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है एम्प्लॉयर, लॉयर, गवर्नमेंट और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है अवार्ड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। मैंने आपको अभी बताया था कि अवार्ड का मतलब यहाँ पे क्या है। तो अवार्ड की डेफिनेशन भी आपको बताई थी मैंने कि अंतरिम एंड फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है अंतरिम डिटर्मिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और आर्बिट्रेशन अवार्ड अंडर सेक्शन 10A और बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, सो अंतरिम एंड फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कॉल्ड अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 डैश डैश इज नॉट बी कंसीडर्ड एज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो कौन सा डिस्प्यूट जो है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की कैटेगरी में नहीं आएगा, इसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन होगा। जिसने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पढ़ रखा है उसके लिए काफ़ी आसान होगा ये। तो व्हेन एम्प्लॉयर फेल्स टू कीप हिज वर्बल प्रोमिसेस। ठीक है, तो when closure is pretense, when demand made for alteration of conditions of service of employees in the cooperative societies, and when the lockout is in disguise of closure। ठीक है, तो किस कंडीशन में जो है तो जो यह डिस्प्यूट है वह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसे डिस्प्यूट जिसमें कि सपोज एम्प्लॉयर फेल्स हो जाता है वर्बल प्रॉमिसेस को करने में, या क्लोजर का प्रिटेंस करता है, या लॉक आउट की कोई कंडीशन अराइज होती है, तो ऐसे कंडीशन में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे व्हेन डिमांड मेड फॉर अल्टरेशन ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉयज इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, यह आंसर सही नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है। द ऑनगोइंग ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया रिक्वायर्स ड्रास्टिक चेंजेस अंडर डैश डैश ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। तो कौन से लेबर लेजिस्लेशन में जो है
तो ड्रास्टिक चेंजेस जो है तो होनी चाहिए यहाँ पे एज पर द, जैसा कि इंडिया ग्लोबलाइज हो रहा है, तो इस केस में ऑप्शन दिया है फैक्ट्री एक्ट, एम्प्लॉयज इन स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1952 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। एक बोनस क्वेश्चन में जाते जाते आपके लिए दे जा रहा हूँ यहाँ पे। डैश डैश इंक्लूड्स एनी कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन फोर्स इन एनी स्टेट। तो इसके अंदर कौन से कोर्ट हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज लेबर कोर्ट। ओके, तो जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करने के लिए लेबर कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो इस तरह से हमने टोटल 31 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में देखे। ये टोटल 31 क्वेश्चंस जो हैं तो दैट टेल्स अबाउट द ऑल गोल्डन रूल्स ऑफ द लेबर लॉ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसी वीडियो की और डिमांड्स है तो ज़रूर मैं आपके लिए और वीडियोस लगातार लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।